Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 3 जनवरी 2025 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस लेक्चर में हम अपने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में सीधा सीधा आप लोगों से पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर डिटेल्स। नोट्स बनाने की टेक्निक आपको पता चलती है, इवन आर्टिकल से क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो ऑलरेडी नोट्स बनाकर आपको दिए जाते हैं। आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बच जाता है। तो मेक श्योर करें, जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे और पहली बार इस वीडियो में आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और मेक श्योर करना बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कल जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारे आज का थंबनेल वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इवन मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय पर एक सेक्टर है जो न्यूज़ में बना हुआ है, वो है दोस्तों भारत का कॉफ़ी सेक्टर। टी से ज़्यादा कॉफ़ी की बातें हो रही हैं। इवन यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी कुछ दिनों पहले भी एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि यूरोप का एक लॉ पास हो रहा है, यूरोप का एक लॉ आने वाला है। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होगा, इससे भारत के कॉफ़ी सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन अगर हम करंट समय पर देखें तो अभी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इंडिया का जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन को पहली बार क्रॉस कर चुका है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में। तो अभी के लिए ये सेक्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक नियम ऐसा आ रहा है यूरोप का, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आगे भविष्य में भारत के इसी सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें उसके लिए क्या सोल्यूशंस अपनाने होंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो एक्सप्लेनर सेक्शन पे पब्लिश किया गया था। उसके अलावा वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 जनवरी का यहाँ पर ये टॉपिक है, लेकिन कल द हिंदू में भी इसको पब्लिश किया गया। तो धीरे धीरे करके इसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं और ये कॉफ़ी सेक्टर ऐसा है जिसको लेकर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में 2 बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं मामला क्या है, फिर लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बताऊंगा इस आर्टिकल के, जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा अपने एग्जाम के प्रति ज़्यादा पकड़ मिल पाएगी। तो मामला क्या है, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इस आर्टिकल का जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ताकि आपको पता चल सके आर्टिकल से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर 2024 में $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है और $1 बिलियन को पहली बार यहाँ पे ये क्रॉस किया गया है। और इसमें जो रोबस्टा कॉफ़ी है दोस्तों, इसका ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि पिछले कुछ समय पर रोबस्टा कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़े मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंडिया को ज़्यादा गेन हुआ, जिस वजह से यहाँ पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे थोड़ा सा महंगा एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव परचेज़ किया है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारे पास में एक ग्राफिक डेटा आपको देखने को मिल जाता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की साइट से पब्लिश किया गया है कि किस तरीके से हमारा कॉफ़ी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है अप्रैल टू नवंबर के बीच में 2024-25 में। बट 2020-21 को देखेंगे तो लगभग $460 मिलियन के आसपास का हम लोगों ने क्या किया था, कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया था। लेकिन 2020-21 के बाद 2021-22 में यह बढ़ता चला गया। 2022-23 में अगेन ग्रोथ हुई, 2023-24 में फिर से ग्रोथ देखने को मिली ना। 2024-25 में लगभग ये $1 बिलियन को यहाँ पर क्रॉस कर गया है। ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली हमारे इकोनॉमी के लिए अचीवमेंट है। या भारत के अंदर में जिस स्टेट के अंदर में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, उन स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आर्टिकल आपको पता चला। आगे क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से अब की बार कॉफ़ी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 1 इज राइजिंग रोबस्टा प्राइसेस। अब ये क्या है
दोस्तों आपको पता है दो प्रकार की कॉफ़ी मार्केट में पाई जाती हैं, एक होती है रोबोस्टा और दूसरी होती है अरेबिका। ठीक है, तो इंडिया वैसे यहाँ पे रोबोस्टा को भी प्रोड्यूस करता है ज़्यादा, और पिछले कुछ समय पर हम लोगों ने रोबोस्टा का एक्सपोर्ट भी बहुत किया है। और प्रोमिनेंटली हम सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर में। आपको पता है यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं, इन 27 देशों को हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं ये कॉफ़ी। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा परचेज करती हैं, उनको इंडिया की कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हुआ क्या, पिछले कुछ समय पर कॉफ़ी में जो रोबोस्टा वाली वैरायटी है इसके प्राइसेस बढ़ गए। और इसके प्राइसेस बढ़ने के पीछे का कारण क्या था? दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का दोस्तों वो ब्राज़ील है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसी लिस्ट में वियतनाम भी प्रेजेंट है। तो ब्राज़ील और वियतनाम ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन पिछले कुछ टाइम में दोनों ही देशों में जो ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन है उसने समस्याओं को फेस किया। यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ। जब यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर भारत आता है इन सब कंट्रीज़ के बाद में। तो इंडिया के रोबोस्टा कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी और प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके थे, जिस वजह से दोस्तों एक अच्छा प्राइस भी मिला। और हुआ क्या एक्चुअली में कि करंट समय पर ये कॉफ़ी का एक्सपोर्ट भारत ने $1 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया। तो ये है यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर। एंड सेकेंड फैक्टर यहाँ पर क्या है? सप्लाई चेन डायनेमिक्स। जैसे मैं आपको बताया कि ब्राज़ील और वियतनाम यहाँ से प्रॉपर मात्रा में ये कॉफ़ी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन में इन्होंने कुछ समस्याओं को फेस किया, जिस वजह से भारत को एक अवसर मिल गया और उसी अवसर का फ़ायदा उठाते हुए हमारा दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। लेकिन इसमें ना एक और बड़ा फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। पता है यूरोप में क्या हो रहा है? भारत से या दूसरे देशों से जो कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनसे पहले ही कॉफ़ी को परचेज कर करके वो स्टॉक्स भर भर के रख रहे हैं। अब आप कहोगे स्टॉक भर के रख रहे हैं, रीज़न यह है दोस्तों 2026 में यूरोपियन यूनियन एक नियम इंट्रोड्यूस करेगा जिसकी चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं। उसका नाम है EUDR, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन न्यू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। आपको पता होगा आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पर यह न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब ये किस दिन का आर्टिकल है नहीं पता, बट आपके सामने प्रेजेंट है, पेज नंबर 12 पे प्रेजेंट था कि भाई इंडिया के जो कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं है ना, ये बहुत ज़्यादा हैं और हम सबसे ज़्यादा यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। और यूरोप ने हमारे सामने एक नियम भी रख दिया EUDR, और बोला जा रहा है कि ये जो EUDR है ये 2026 से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब कहोगे कि भाई इसकी वजह से क्या हो रहा है? यूरोप में ऑलरेडी कॉफ़ी को पहले से इकट्ठा करके रखा जा रहा है ताकि जब ये नियम इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारे देश कॉफ़ी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नियम ही आपको ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है। इसमें यह बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन के जो ये 27 नेशंस हैं, ये 27 देश ये क्या करने वाले हैं कि अगर इन 27 देशों में कोई भी थर्ड कंट्री कोई चीज़ एक्सपोर्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, तो अगर भारत कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत को ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। और नियम ये बोलता है कि इंडिया को कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते वक्त या भारत ने जो कॉफ़ी बनाई है उसके वजह से एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमने पेड़ की कटाई ना की हो। कहने का मतलब यह है, होता है ना, एक जगह पर पेड़ वगैरह लगे थे, हमने उसको पूरी तरह से साफ कर दिया, खत्म कर दिया, फिर उस जगह पे हमने कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया। तो पहले डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ों की कटाई हो गई, फिर कॉफ़ी लगाई, कॉफ़ी ग्रो की, तो कॉफ़ी यहाँ पे हम लोगों ने यूरोप में एक्सपोर्ट कर दी। तो यूरोपियन यूनियन ये बोलता है हम चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। अगर ऐसा हुआ है कि किसी एरिया में डिफॉरेस्टेशन होने के बाद में वहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस की गई है और वो कॉफ़ी हमारे देशों में आ रही है, यानी यूरोपियन यूनियन के 27 नेशंस में आ रही है, तो यूरोपियन यूनियन उसको नहीं परचेज करेगा या टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूरोप में डिमांड ही नहीं बचेगी उस कॉफ़ी की। तो ये यहाँ पर इनका रेगुलेशन है, तो 2026 से इंप्लीमेंट होगा। तो इस वजह से पहले ही यहाँ पर सोचा जा रहा है, क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे दोस्तों डिफॉरेस्टेशन के मामले में एक ऐसा कंट्री आता है जिसकी हमेशा चर्चा होती है, हमारे यहाँ भी पेड़ों की कटाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो भविष्य में एक समस्या आने वाली है इस सेक्टर को लेकर। ठीक है, क्योंकि आप देखो समस्या क्यों आएगी, उसके पीछे का रीज़न अगले ही पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारा एक ज्योग्राफिकल फोकस देखें एक्सपोर्ट्स का, तो इंडिया किस किस को एक्सपोर्ट करता है? भारत सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, स्पेशली इटली को, बेल्जियम को, जर्मनी को। इवन ये 3 देश हैं जहाँ पे आधा एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर उसके अलावा US, रशिया, UAE में भी यहाँ पर दोस्तों हमारी कॉफ़ी जाती है। ठीक है, इंडिया का जो मार्केट शेयर है प्रीमियम कॉफ़ी वाले सेगमेंट के अंदर में वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। अभी तक हम चाय को ही एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं।
अब क्वेश्चन यह है कि भाई इसी कॉफ़ी सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे जो हमारे इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में बताया जा रहा है। चैलेंजेस में वही भाई एनवायरमेंट को लेकर जो रेगुलेशन है इसको लेकर समस्याएं आ सकती हैं आगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हाईएस्ट डेफॉरेस्टेशन की बात आती है तो इसमें दोस्तों इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो भाई हमें बहुत सारे नियम वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे आगे, उसकी तैयारी हम पहले से कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा बचा जा सके आगे भविष्य में इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर भारत के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी एक्सपोर्ट के मामले में, तो वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के, तो उसमें दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ये 3 साउथ इंडियन स्टेट्स हैं और ये प्राइमरी कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी माने जाते हैं। इन तीनों में से अगर एक को निकाला जाए जो इन तीनों में भी सबसे ऊपर है, वो दोस्तों आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा जो यहाँ पे लीड करता है, ठीक है। बाकी कौन कौन से रीजन्स हैं, स्पेशली स्टेट तो मैंने आपको बता दिए। अब इन स्टेट में कौन कौन सी जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर में बाबा बुदानगिरी हो गया, फिर कर्नाटका में एक और जगह है जिसका नाम है चिकमगलुर, देन फिर कूर्ग हो गया। ऐसे बहुत सारी जगहें दोस्तों जहाँ पे इन कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। रीजन वाइज देखोगे तो ये है, ठीक है। वैसे जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैक्सिममली जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको ये कॉफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई मार्केट तो हमारा ग्रो हुआ। अब मार्केट ग्रो हुआ तो उसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या देखने को मिलेंगे, फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है भाई हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कहने का क्या मतलब है भाई, अभी तक हम अगर कोई अपना खेती से प्रोड्यूस हुआ हुआ सामान अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, या तो वो यहाँ पर चाय है, या तो वो यहाँ पर चावल है, या तो वो गेहूँ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। अब कॉफ़ी नई चीज़ ऐड हो चुकी है, तो मतलब एग्रीकल्चरल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमने बहुत सारे आइटम्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए इसके अंदर में, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में इसका इम्पैक्ट रूरल इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है, यहीं से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी कॉफ़ी, तो यहाँ पे इन एरिया की जो इकॉनमी है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। ये बहुत सारा पैसा अर्न करेंगे यहाँ के जो फार्मर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल सकेगी, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। लेकिन इसमें कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आएंगे। एनवायरमेंटल चैलेंजेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन का नियम हमारे सामने खड़ा है, और डिफॉरेस्टेशन की समस्या, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं, बिल्कुल वाकई में ऐसी हैं जहाँ पे पेड़ों की कटाई करने के बाद में खेती की जाती है। तो अगर ऐसा है तो यूरोपियन यूनियन फिर ये कॉफ़ी परचेज नहीं करेगा, या तो बहुत सारे हार्ड रेगुलेशंस हमारे ऊपर में इम्प्लीमेंट कर देगा, तो उसकी वजह से हमको समस्या फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसी कॉफ़ी ट्रेड को लेकर एक डिप्लोमेसी या एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी इसमें ऐड किया जाता है। वो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ज़रा इसको सुनिएगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट सक्सेस है वो हम कैसे हो पाता है। अगेन जैसे मैंने बोला, यूरोपियन यूनियन का बड़ा रोल है, ये हमसे परचेज करते हैं, यूएस, रशिया, ये सब परचेज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इससे व्यापार के जो संबंध है ऑब्वियस सी बात है वो मजबूत होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है चाइना की, तो चाइना भी कॉफ़ी मंगाता तो है, लेकिन वो इंडिया से यहाँ पर परचेज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो चाइना की डिमांड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, स्पेशली इसमें कॉफ़ी भी इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के साथ में ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। व्यापार में हमें चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा घाटा फेस होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हम फेस करते हैं, क्योंकि चाइना से हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जबकि चाइना यहाँ पे कॉफ़ी इंपोर्ट करता है, लेकिन वेरियस और अदर कंट्रीज से, तो यहाँ पर इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकता है। बाकी अब गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम करने की आवश्यकता है, थोड़े कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है अगर चीज़ों को इम्प्रूव करना है भविष्य को देखते हुए, क्योंकि अभी ये सेक्टर ग्रो हुआ है, ऐसा नहीं है ग्रोथ बनी रहेगी। अगर ग्रोथ यहाँ पर बनाई रखनी है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ यहाँ पर स्टेप्स उठाने होंगे। जैसे जो कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं उनको पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा, नई प्रोडक्शन टेक्निक्स देनी होगी, एनवायरनमेंट को लेकर जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं वो हमें इम्प्रूव करने होंगे, है ना। और इंटरनेशनल जो लॉज अलग अलग देश पास कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी से ही स्टेप्स लेना चालू कर दो, जिससे आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो जब ये नियम एग्जैक्टली इंप्लीमेंट होने शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल यूरोप का ये यूरोपियन यूनियन वाला EUDR लॉ की जहाँ हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को लेकर, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है इसको प्रमोट करना ज़रूरी है, तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हम लोग लेकर आ सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, और स्पेशली यहाँ पर जो बहुत सारे कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता है एक्सपोर्ट करने को लेकर, वो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आसान कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कॉफ़ी को एक्सपोर्ट कर पाएँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में नए नए इनोवेशंस करने होंगे,
स्पेशली कॉफ़ी सेक्टर के अंदर में अगर हम यहाँ पे इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि यहाँ पे आगे हम देख सकें कि किस तरीके से हम इफेक्टिव वे में कॉफ़ी को ग्रो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये याद रखना है। फिर उसके अलावा दोस्तों एक और बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो यह है कि भारत 2023-24 के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 3.6 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास ग्रीन कॉफ़ी को भी प्रोड्यूस कर चुका है। ठीक है, कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी, इनके प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की वैल्यू बढ़ रही है। और मैंने बताया भारत में अरेबिका, रोबस्टा दोनों मिलती है, बट रोबस्टा जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अरेबिका वाली कॉफ़ी देखोगे तो इनको हायर ऑल्टीट्यूड्स में ग्रो किया जाता है ना। अरेबिका वाली जो कॉफ़ी है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो अरोमा की वजह से है, फ्लेवर जो इसकी जो खुशबू आती है स्पेशली, उसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जबकि जो रोबस्टा है इसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, स्ट्रांग होती है यहाँ पर ये रोबस्टा। ठीक है, अब आते हैं आगे। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर कुछ और रेलिवेंट फैक्ट्स को लेकर। कॉफ़ी भारत में आई कैसे? परसों एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, 150 साल पुराना पेड़ है ना, केरला के एक चर्च के अंदर में जो न्यूज़ में बना हुआ था, याद है नहीं है? तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉफ़ी भारत के अंदर में लाई गई थी सबसे पहले डच के थ्रू, लगभग 17वीं सेंचुरी के समय पर, जिन्होंने भारत का, डच ने बहुत कुछ हिस्सा कब्जाया हुआ था, तो उस दौरान यहाँ पे वो कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे करके भारत में बाकी सारे हिस्से में कॉफ़ी को स्प्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि जगह जगह पे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद में जैसे ब्रिटिशर्स आए 19वीं सेंचुरी के समय पर, इन्होंने कॉफ़ी की कमर्शियल फार्मिंग शुरू कर दी। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से फार्मिंग होने लगी, जहाँ पे कॉफ़ी को पूरी तरह से मार्केट में उतारा गया, जिसके बाद दोस्तों आज ये सिनेरियोज आपको नजर आएंगे। ठीक है, बाकी कुछ और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी कैसे फ़ायदा कर सकती है, ढेर सारे फ़ायदे हो सकते हैं। आपको डायबिटीज़ से बचाती है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपके ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो एज रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसके लिए कॉफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन कॉफ़ी तब बेटर होती है जब आप इसको बिना मिल्क और बिना शुगर के कंज्यूम करते हैं, यानी ब्लैक कॉफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। सीधा पानी गर्म हुआ, उसमें आपने कॉफ़ी डाली, उसको यहाँ पे आपने ड्रिंक किया, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आएंगे, ना कि यहाँ पर आपने उसमें शुगर भी डाल दिया और उसके साथ साथ यहाँ पर मिल्क भी ऐड कर दिया। क्योंकि कॉफ़ी को एग्जैक्टली देखोगे तो वो टेस्ट के लिए नहीं बनाई गई है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स तभी आप रीप कर पाएंगे जब आप उसको एज आ ब्लैक कॉफ़ी के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे। बाकी भारत में कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है। कर्नाटका सबसे ऊपर है ना। उसके अलावा कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है अब धीरे धीरे हमारे और दूसरे रीजन्स में भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हो रहा है, तेलंगाना में बढ़ रहा है, ओडिशा में भी दोस्तों यहाँ पे आप कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो हमको देखने को मिल रहा है। फिर एक और छोटा सा बेसिक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, भारत में जो पूरा का पूरा कॉफ़ी इंडस्ट्री है, इसको मैनेज करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर बोर्ड है जिसको नाम दिया जाता है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया एक प्रकार की स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर एक एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है या कानून के माध्यम से बनाई जाती है, उसको हम स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इसको कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे मंत्रालय पूछे जाते हैं, ये बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है। कॉफ़ी बोर्ड का जो मेन हेडक्वार्टर है वो इसका बैंगलोर में नजर आएगा। ठीक है, जो मेन बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर मेन वाला वो बैंगलोर में है और इसके अंदर में 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होते हैं और वही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और वो यहाँ पे इस पूरे बोर्ड के फंक्शंस को देख रहे होते हैं। तो ये जो कॉफ़ी बोर्ड हमने तैयार किया है इसका मेनली पर्पस क्या होता है? जो कॉफ़ी सेक्टर में रिसर्च करनी है, उसके एक्सटेंशन के ऊपर काम करना, उसके प्रमोशन को और ज़्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन को कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, ट्रेड को प्रमोट करना, ये मेन पर्पस होता है कॉफ़ी बोर्ड का। ये सब चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आर्टिकल आपको डिटेल से पढ़ाया, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आपसे प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन बन जाए। तो मैंने इस तरीके से कवरेज किया है जिसको आप होलिस्टिक कवरेज कह सकते हैं 360 डिग्री में, जहां से प्रीलिम्स और मेंस अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है आप एबल रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए कर। फॉर एग्जाम्पल 2008 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक तरफ आपको कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड के जो मेन हेडक्वार्टर्स है, बोर्ड के नाम दिए गए। ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर्स नहीं, एक तरफ बोर्ड के नाम दिए गए और दूसरी तरफ यहाँ पर आपके हेडक्वार्टर्स के नाम दिए गए। और आपसे यहाँ पे बोला जाता है कि मैचिंग करिए इनके बीच में कि भाई कौन से बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पहला देखोगे तो यह है कॉफ़ी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु लिखा हुआ है आगे, तो ये मैचिंग ऐसी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है भाई, बेंगलोर में ही तो है, अभी हमने पढ़ा भी था कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर।
ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप रबर बोर्ड देखोगे तो रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है आपका वो आपको देखने को मिल जाएगा कोतयम में, है ना। फिर उसका जो टी बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कोलकाता में, टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर मिल जाएगा गुंतुर में। तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे तो पहला यहाँ पर हो गया फर्स्ट, देन उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में 4 एंड उसके बाद में सेकंड। दैट इज वाई यहाँ पर 1342 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था डिस्कशन एक पहले आर्टिकल का। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा ये डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। फिर एक्स्ट्रा डेटा, न्यूज़पेपर के जो नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपको यहाँ पर बताया है। ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं। तो डेट वाइज पीडीएफ पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होता है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ही पीडीएफ में आपका काम हो जाता है। हर एक चीज़, अगर कोई ग्राफ वगैरह है वो सब यहाँ पर प्रोड्यूस करके दिया जाता है। और जब इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल रही है तो आराम से आप अपना वीडियो देखिए, उसके बाद में एक बार पीडीएफ के थ्रू चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। आपका मैक्सिमम काम यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में कोई मेंस का क्वेश्चन वगैरह है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो सब यहाँ पर आपको लगाकर दिए जाते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसी के जस्ट ऊपर होगी, एक सेकेंड रुको। तो अगली जो खबर है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम की है ना। अब इस न्यूज़ में भी इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर का कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटा हम लिखे कैसे, टेंशन मत लो, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने डेटा से ही निकाल कर आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल क्या बोलता है। जो भारत के रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक नया इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है फॉर द टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट। दोस्तों कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रकार के कैंसर जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर आप देखोगे तो हमेशा जब भी ट्रीटमेंट की बात आती है तब भी आपके दिमाग में आता होगा कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर के लिए, बट कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक नया ट्रीटमेंट इंडियन रिसर्चर्स ने यहाँ पर अभी मार्केट में अवेलेबल करवाया है। तो ये जो नया ट्रीटमेंट है इसमें बेसिकली यहाँ पर एक हाइड्रोजेल, इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से कैंसर को ठीक तो किया जा सकेगा, साथ ही साथ में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ट्रीटमेंट तो पहले भी है बट साइड इफेक्ट पॉसिबल है। जो नया ट्रीटमेंट है इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये बेसिकली यहाँ पर मेजर चीज़ है दोस्तों, जिसके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। पहले तो ये आर्टिकल देख लो भाई, कहाँ के रिसर्चर्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट के हैं जिन्होंने यहाँ पर ये वर्क किया है, वो सब यहाँ पे बोला गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, जो कि आपको क्लियरली दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं जूम करूंगा तो ये जो पिक्सल है इसके वो फट जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम न्यूज़पेपर डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर अगर डायरेक्टली यूज़ करेंगे कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो इस वजह से अब आपका एक हेल्प हो जाती है कि सीधा आर्टिकल का डेटा भी निकाल कर नोट बना दिए गए। इस आर्टिकल में ये बोला गया दोस्तों कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के एंड बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये दो इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स आए हैं। इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को डेवलप किया हुआ है। हाइड्रोजेल क्या होता है अभी समझेंगे, सो डोंट वरी। और ये जो पर्टिकुलर इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल है जिसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में जहाँ पर कैंसर है, एग्जैक्टली उसी जगह पर। तो इससे क्या होगा, उस जगह पर कैंसर का ट्रीटमेंट या कैंसर को ठीक किया जा सकेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि नई और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो क्या कर सकती है, पुराने ज़माने का जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, उस ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि भारत में या दुनिया भर में स्पेशली कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब कीमोथेरेपी में जैसे मैंने बोला साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ये जो इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल ट्रीटमेंट है इसमें कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा और डिटेल पढ़ाऊँ उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है। ये समझ गए तो आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा आपका। दोस्तों कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जब हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स हैं, उन सेल्स में जब ग्रोथ होती है
और जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पर बढ़ने लगती है तो उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप देख पाते हो बॉडी में कई बार, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से बनी है, जब सेल्स की ग्रोथ होती है और एबनॉर्मल ग्रोथ वो होनी नहीं चाहिए थे लेकिन होने लगी, तो बॉडी में कहीं ना कहीं पे गांठ बन रही है, ट्यूमर बन रहा है, वही फिर धीरे धीरे करके कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा कैंसर, है ना, जहाँ पे ट्यूमर साइट वगैरह देखने को मिल जाएगी, कई बॉडी पे एक्स्ट्रा सेल्स ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वही यहाँ पर पूरे बॉडी के लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ट्यूमर होता है शरीर के अंदर में, उसी जगह पर पहले एक कीमोथेरेपी नाम का ट्रीटमेंट दिया करते थे। लेकिन जब कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते थे, अब कीमोथेरेपी में क्या करा जाता था कि भाई जो एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो हुए हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, है ना, जो एबनॉर्मल सेल ग्रो हुए हैं वही तो कैंसर है, तो एबनॉर्मल सेल्स को खत्म किया जाता था कीमोथेरेपी के अंदर में। ठीक है, अब इस वाले ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही है, बट कीमोथेरेपी में क्या होता था कि जब हम यहाँ पर एबनॉर्मल जो बेकार सेल्स हैं, जो कैंसर का कारण बन चुके हैं ऐसे सेल्स, इनको जब खत्म करते थे तो इनसे हेल्दी सेल्स भी खत्म हो जाते थे। जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता था। तो अब क्या है, ये जो हाइड्रोजल बेस्ड वाली टेक्नोलॉजी है या इंजेक्टेबल हाइड्रोजल वाला ट्रीटमेंट है, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों बॉडी के अंदर में जो केवल घातक सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल हैं कैंसर वाले, कैंसर कॉजिंग सेल्स जिसको बोलेंगे, केवल उन्हीं को खत्म करेगा, आपके बॉडी के दूसरे सेल्स के ऊपर में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए तो बोला गया कि भाई यहां पर इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर और जानिएगा, जैसे सर ये हाइड्रोजल टेक्नोलॉजी है क्या, जरा थोड़ा सा यहां पर आप इसके बारे में बताइए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे हाइड्रोजल टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं। हाइड्रोजल है क्या, एक 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो चेन होती है उसका नेटवर्क है, एक तरीके का जेल का फॉर्म। और ऐसा जेल का फॉर्म दोस्तों जिसके अंदर में वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा है और ये बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एक वाटर बेस्ड पॉलीमर नेटवर्क है, ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर क्षमता है कि ढेर सारे अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत सारे पानी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करके रखता है। और जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग टिश्यूज होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ये कॉपी करता चलता है ना, उसी की तरह वर्क करता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, मेडिकल कंडीशंस के लिए या कह सकते हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर यह हाइड्रोजल जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजल है यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर में कुछ ऐसे अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल फ्लूइड में इनसॉल्यूबल होता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, अब बायोलॉजिकल फ्लूइड में दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो भी आपके फ्लूइड्स हैं स्पेशली, है ना, चाहे वो यहाँ पर सीमेन हो या दूसरे और प्रकार के फ्लूइड्स हो, वो सब यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ठीक, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं तो एक और रेलिवेंट चीज़ आती है कि इन सब चीज़ों में ये इनसॉल्यूबल है ना, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड्स की तो इसमें आपका यूरिन भी हो गया, बॉडी फ्लूइड्स में आपका खून ब्लड भी हो गया, सलाइवा भी हो गया, सीमन भी हो गया, वेजिनल फ्लूइड भी हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इस बायोलॉजिकल फ्लूइड में। ठीक, तो क्या होता है कि जब आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड में वो चीज़ नहीं घुलनी चाहिए, तो हाइड्रोजल जो है ना ये उसी तरीके का काम करता है। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और ये इनसॉल्यूबल है, यानी कि आपके दूसरे बायोलॉजिकल फ्लूइड में ये घुलेगा नहीं। आपके बॉडी में जिस जगह पर ट्यूमर है, जिस जगह पर आप कह सकते हैं कि कैंसर सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हुआ हुआ है, केवल उस जगह पे आपने इसको लगाना है, इंजेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर आप इंजेक्ट करेंगे ये उसी जगह पे रहेगा, उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे कीमोथेरेपी में आपके हेल्दी सेल्स खत्म हो जाते थे, यहां पर ये हेल्दी सेल्स के ऊपर में कहीं से कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि जो ये हाइड्रोजल टेक्नोलॉजी है ये टारगेटेड ड्रग रिलीज है एट द ट्यूमर साइट। जहां पर भी ट्यूमर है केवल उस जगह को टारगेट किया जाएगा, उसी जगह पर इंजेक्ट किया जाएगा, हमारा काम हो जाएगा और इसी से ही मामला ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरे बॉडी के ऊपर में कोई नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा नहीं। ठीक है, जबकि हमारी पुरानी कीमोथेरेपी वाला जो स्टेटमेंट था या कीमोथेरेपी वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने बोला साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जब इस ड्रग को देते हैं बॉडी में तो ये आपके हेल्दी सेल्स को भी साथ ही साथ में डैमेज करता रहता है। हमें हेल्दी सेल डैमेज नहीं करना है, हमें कैंसर वाले सेल डैमेज करना है जो हमें नहीं चाहिए। तो इस वजह से इन दवाइयों को कंट्रोल वे में रिलीज करना जरूरी होता है। तो हाइड्रोजल को ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वे में रिलीज कर सकते हैं और जिधर यहाँ पे ट्यूमर है उसी जगह को यहाँ पर हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजल के बारे में पढ़ोगे दोस्तों तो ऐसे ना
हाइड्रोजल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ नेचुरल हाइड्रोजल भी होते हैं। नेचुरल हाइड्रोजल हमें कहाँ से मिलता है? ये वाला जेल हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाता है ना, एल्गाई वगैरह से या सीवीड से मिल जाता है। और ऐसी दोस्तों यहाँ पर एक होता है सिंथेटिक हाइड्रोजल, जिसको बनाया जाता है एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से। तो दो प्रकार के हाइड्रोजल्स होते हैं। अब उतना एडवांस लेवल पे मत जाओ। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला ना, हाइड्रोजल में बस खाली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। लगभग 90% से ज़्यादा वाटर को यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करके रख सकता है। ये यहाँ पर इसकी एक मेन ताकत है। इस वजह से बोला जाता है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो या फिर कई बार आपके घाव हो जाता है। अभी आपको पता होगा, लगभग 2 साल पहले की न्यूज़ थी ये, हमने कवर भी किया था, मुझे याद आ रहा है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के अगर पैर वगैरह में घाव हो जाता है तो घाव बहुत धीरे धीरे ठीक होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यह कभी ठीक नहीं हो पाता। ऐसी दिक्कत हो जाती है, डायबिटिक वाले पेशेंट्स में ही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे घाव को हील करने के लिए, ऐसे घाव को बिल्कुल ठीक करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा नमी वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो उसमें हाइड्रोजल का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोजल घाव को ठीक करने में, टिश्यू इंजीनियरिंग में, कॉन्टैक्ट लेंसेज में, इन सब जगह पे इस्तेमाल होता है। नाउ अब यहाँ पर ड्रग डिलीवरी में भी इस्तेमाल होने लगा है। मतलब इस तरीके से दवा को अगर डिलीवर करना है, दवा को देना है, तो उसमें भी यहाँ पर इसका यूज़ होने लगा है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर टारगेट पर ये जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। ये है यहाँ पर हाइड्रोजल टेक्नोलॉजी। ठीक, अब क्या है दोस्तों, इसके बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। मेडिकल एडवांसमेंट आपको बता ही चुका हूँ, ज़्यादा इफेक्टिव है ना, ज़्यादा आसान है, इकोनॉमिकली ज़्यादा इम्पैक्ट आपका देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है, दूसरे ट्रीटमेंट थोड़े महंगे पड़ सकते हैं, बट इधर यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट ऑलरेडी बहुत महंगा होता है। कोई सुन लेता है कि हाँ भाई यहाँ पर कैंसर है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक घबराहट सी हो जाती है कि हाँ कैंसर बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है भारत में स्पेशली, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए, और यहाँ पर जो ये कैंसर है, इसके हेल्थ केयर को, या फिर कह सकते हैं कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, इसको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए यहाँ पर ये एक सही कॉन्सेप्ट अपनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसको लेकर कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जब चीज़ें देखते हैं तो आपको ये सब समझना होगा कि हाँ भाई यहाँ पर एक एथिकल इशू भी हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजल बायो मटेरियल जैसी जो चीज़ है, अगर आप इसका यूज़ करते हैं दोस्तों तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पेशेंट्स के ऊपर में, इसका कोई वो नहीं है, डेटा नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी तो पता होना चाहिए। ये तो आपने बता दिया, ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन किस बेसिस पे आप दे रहे हैं वो भी यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों, जिसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी हाइड्रोजल को लेकर भी कुछ डिटेल्स मैं आपको अलग से सेपरेटली प्रोवाइड करवा दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए हाइड्रोजल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो प्लीज इस बात को नोट कर लेना। मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ, उस बात को नोट कर लेना अगर आप चाहो तो मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर में, है ना, दवा वगैरह देने में, जैसा भी हमने पढ़ लिया। उसके अलावा वाउंड केयर, यानी कि अगर कहीं पे घाव हो गया है, बैंडेज के तौर पे इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नमी रहेगी, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वाटर प्योरीफिकेशन, जी बिल्कुल, पिछले साल की खबर थी कि भाई यहाँ पे जो पानी है उसमें से अगर हमें माइक्रो प्लास्टिक निकालना है तो उसके लिए हम हाइड्रोजल वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी में से बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स है, टॉक्सिन्स है ना, उसको भी यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ऑयल स्पिल जब भी होता है, मान लो समुद्र के अंदर कोई जहाज़ जा रहा था, कोई घटना हो गई जिसकी वजह से उस जहाज़ का सारा तेल लीक हो गया, तो जब सारा तेल लीक हो गया तो तेल की जब डेंसिटी कम है तो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो जब तेल ऊपर तैर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजल का यूज़ किया जाता है, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल को एब्जॉर्ब किया जा सके और पानी को साफ किया जा सके। ये सब यहाँ पर उपयोग हो सकते हैं हाइड्रोजल के। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो हमारी आज की बिजनेस पेज पर प्रेजेंट है। तो जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप इसको लिंक कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही हमारा एक महीना खत्म होता है तो पिछले महीने और उससे पिछले महीने का डेटा लगातार रिलीज हो रहा होता है कि पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई, हमारे कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो की हैं, ये सब पब्लिश होता है। परसों मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कोर इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो हुई है नवंबर के महीने में। नाउ अब जो ये डेटा आपके सामने है दोस्तों, ये बात करता है पीएमआई के बारे में। अब ये पीएमआई क्या है? ये है आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएमआई को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, और कैसे बनेगा वो भी आपको बताऊंगा। दो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है ना कि जो आपका पीएमआई इंडेक्स होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर में ये देखा जाता है कि आपके देश में लास्ट मंथ जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो किस तरीके से ग्रो की हैं।
अब यहाँ पे केवल कोर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये पीएमआई इंडेक्स पे हम सभी फैक्ट्रीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, कि देश में मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे थी। तो बोला यह जा रहा है कि नवंबर के महीने में जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हुई है, ठीक है, मतलब नवंबर और दिसंबर में ड्रॉप ही चल रही है। नवंबर में 56.5% नहीं कह सकते, 56.5 स्कोर मिला था पीएमआई इंडेक्स में, और दिसंबर के मंथ में यहाँ पर 56.4 है, तो 0.1 का यहाँ पर एक और डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है नवंबर के कंपैरिजन में जो दिसंबर का डेटा हमारे सामने आया है रिगार्डिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसमें हम अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हैं, तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिसंबर में हल्का सा यहाँ पे कम देखने को मिली है मैन्युफैक्चरिंग एज कंपेयर टू द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। नवंबर से कम हुई है मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर में, क्योंकि नवंबर के महीने का मैन्युफैक्चरिंग स्कोर था 56.5, जबकि दिसंबर महीने का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्कोर है 56.4। बस इतना याद रखना। अब ये याद नहीं रखना है 56.5, 56.4, ये सब याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हर महीने डेटा आता रहता है। बस ये इंडिकेशन है कि हाँ देश में मैन्युफैक्चरिंग लेवल किस प्रकार से रहा है। नाउ अब क्वेश्चन ये है, तो सर ये आर्टिकल हमें एग्जाम में हेल्प कैसे करेगा, तो मैं आपको वो बताता हूँ। हेल्प करेगा दोस्तों, आपको सीधा पढ़ के जाना होगा कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है क्या, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक सर्वे बेस्ड मेजर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सर्वे किया जाता है, अलग अलग फैक्ट्री में पूछा जाता है भाई आपकी पिछले महीने मैन्युफैक्चरिंग कैसी थी, है ना, और आपने कितना प्रोडक्शन किया था उससे पहले, तो प्रोडक्शन को देखा जाता है, तो उनसे पूछा जाता है। तो बिजनेस जो भी डेटा अपना प्रोवाइड करवाते हैं, उस डेटा के आधार पर ये पीएमआई इंडेक्स तैयार होता है। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर हम पीएमआई इंडेक्स को क्यों तैयार करते हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या है। पर्पस यह है कि हमारे देश की बिजनेस कंडीशंस क्या है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना लोगों तक। तो कई बार जो मार्केट को एनालाइज करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो यहाँ पर इस पीएमआई के डेटा को देखते हैं कि हाँ भाई लास्ट मंथ प्रोडक्शन कैसा था, उसके लास्ट मंथ प्रोडक्शन कैसा था, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं ताकि अच्छा डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। और ध्यान में रखने वाली बात एक और है, तो क्वेश्चन यह है कि सर ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, क्या ये केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही कवर करता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किस लेवल पर हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है और सर्विस सेक्टर के लिए भी सेपरेटली कैलकुलेट होता है। अभी आपके सामने ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दर्शा रहा है, अभी 2 दिन बाद सर्विस सेक्टर को लेकर डेटा आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सेपरेटली कंडक्ट होते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि भाई बताओ एक साथ आता है, नहीं, तो ये सेपरेटली ही यहाँ पर इनका सर्वे होता है, ठीक है। अब इसमें स्कोर दिया कैसे जाता है, जैसे आपने नवंबर और दिसंबर के महीने का स्कोर देखा है ना, कि दिसंबर के महीने का स्कोर थोड़ा सा कम मिला नवंबर के कंपैरिजन में। तो होता यह है कि जब भी ये सर्वे करते हैं, इंडस्ट्रीज को देखा जाता है, तो यहाँ पर एक मार्क सेट कर रखा है। बोला गया है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर में 0 से लेकर 100 के बीच में नंबर दिया जाएगा किसी स्थिति को देखकर, है ना। अब 0 से 100 के बीच में जब नंबर देते हैं, तो इसमें बीच का जो एक पॉइंट आ गया वो हो गया 50 पॉइंट, यानी 50। जब दोस्तों यहाँ पर ये 50 नंबर का स्कोर दिया जाता है या 50 से कम होता है, मान लो किसी महीने में ये स्कोर 50 से कम आ गया, 48 के आसपास आ गया, यानी कि उस समय पर उस महीने में जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। अगर 50 है तो यहाँ पे मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले प्रोडक्शन चल रहा था वैसे चल रहा है। 50 से ऊपर आया है दोस्तों, तो यहाँ पर वो दर्शाता है ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। तो आप कहोगे सर 50 से ऊपर तो यहाँ पर दोनों महीने में हाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है यहाँ पर भी, लेकिन ये बोला जा रहा है कि नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर में कम हुई है ना, क्योंकि 56.5 और 56.4 ये थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि अगर मान लो पिछले महीने का पीएमआई ज़्यादा है करंट महीने से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि मतलब इकोनॉमी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी दिसंबर में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इशू को फेस किया है, ठीक। तो क्लियर हो गया। दोस्तों हर महीने क्या होता है, स्टार्टिंग में ही रिलीज होता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, महीने की शुरुआती तो आज 3 जनवरी है, तो दिसंबर का डेटा आ चुका है, जिससे यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देश की स्थिति है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, उसको लेकर हमारे पास में एक अच्छा खासा जो डेटा है वो अवेलेबल होता है। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि सर पीएमआई इंडेक्स को तैयार कौन करता है। इसको कंपाइल किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू, ध्यान में रखना, और 40 से ज़्यादा देशों के लिए दुनिया भर में ये इस तरीके का जो पीएमआई इंडेक्स है वो तैयार करता है। फिर क्वेश्चन ये भी आएगा सर इसको बनाने की ज़रूरत क्या है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, जब ऑलरेडी इतने सारे इंडेक्स आ रहे हैं, है ना, कोर सेक्टर इंडेक्स पब्लिश हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्या हो गई। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर में बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं,
जिनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर सेपरेटली अगर एनालाइज करना है तो जनरल तौर पे अगर देखेंगे तो जो हायर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है ये आपके इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन दर्शाता है कि हाँ भाई जो प्रोडक्शन है वो बड़ा है, ये अच्छी स्थिति है इकोनॉमी के लिए, है ना। तो यही इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो लो पीएमआई होता है ये दर्शाता है एक नेगेटिव साइन को कि आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम हुआ है, सर्विस सेक्टर यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट सीधा ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर में पड़ता है। ठीक, तो ये था यहाँ पर एक और रेलिवेंट टॉपिक। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट खबर है इसी के बराबर में, जो आपने आर्टिकल पढ़ा पीएमआई वाला, इसी के बगल में एक और आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं इस आर्टिकल को लेकर भी यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात हो रही है? आईसीआरए के बारे में। आईसीआरए एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो स्पेशली यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो आईसीआरए ने यहाँ पर क्या किया है, अब तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्रेडिट ग्रोथ को लेकर एक आशा दर्शाई है भारत के लिए, इस साल के लिए और अगले साल के लिए। यानी जो यहाँ पर ये क्रेडिट रेटिंग है इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। सर ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है, इसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो इस आर्टिकल का बाकी इंपॉर्टेंस तो कुछ नहीं है, अभी क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं थी बट आशा दिखाई जा रही है कि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी आने वाले समय पर। तो ये इंप्रूव कैसे हो जाएगी और यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये कौन सी बॉडी मेंशन कर रही है, इसका नाम है आईसीआरए। ध्यान में रखना आईसीआरए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ऐसी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो भारत के अंदर में क्रेडिट रेटिंग को दर्शाती हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, चलिए पहले यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। ये ना एक प्रकार का असेसमेंट है, एक इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है एक देश की उधार लेने की क्षमता कितनी है। भाई यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, अगर आप हो सामने और आपसे कोई व्यक्ति यहाँ पर उधार मांग रहा है, ठीक है, कि भाई मुझे इतने लाख रुपए या इतने हज़ार रुपए उधार दे दो, तो आप पहले क्या देखोगे? पहले आप यही सोचोगे, ठीक है, पहले आप उधार देने से ही पहले ये सोचोगे यार दे तो देगा ना, ये इसकी कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपको पता है कि हाँ दे देगा यार, और देता हुआ आया है, पहले ही मैंने उधार दिया, इसने एकदम से तुरंत दे दिया है, तो आप दे दोगे उधार। यानी उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छी है, समझ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई इसको उधार में हमेशा पैसे देता हूँ, ये पैसा देता ही नहीं है वापस, है ना, तो उसकी मतलब आपके सामने क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आगे आप उसको उधार देंगे, बोरो मतलब जब वो करेगा पैसे मांगे तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे, है ना, बहुत मुश्किल से देंगे। तो ये चीज़ जो है ये क्या दर्शाती है, क्रेडिट वर्दीनेस। और ऐसी दोस्तों यहाँ पर जो देश की स्थिति है ना, कि देश क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है, उस चीज़ को डिफाइन करता है ये क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसको भी हम कैसे करते हैं कि एक कंपनी है, ये सब चीज़ें देखती है, उस देश की स्थिति देखती है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि भाई उसका स्थिति कैसा है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर ये जो क्रेडिट वर्दीनेस है भारत का, ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकता है, एक आशा यहाँ पर दिख सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। ठीक है, ये तो रेटिंग वाला दे दिया कि भाई किसी को रेटिंग ए दे दिया, बी दे दिया, जो भी रेटिंग दे देते हैं ये कंपनी दे देती है। अब ये जब कंपनी, ये जो एजेंसी रेटिंग देती है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है उस देश के ऊपर। मान लो किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कह सकते हैं नेगेटिव टैग दे दिया गया कि भाई ये उधार नहीं चुका पाएगा, तो जब वो देश किसी से पैसे मांगने जाएगा या किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पे बोरो करेगा तो वो देश उसकी हेल्प कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो पहले वही देखेगा कि भैया पैसा मेरा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, इस देश को उधार देना सही है या नहीं सही है। तो ये सब यहाँ पर जो रेटिंग दी जाती है वो इन्हीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो एक देश के अंदर में जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, सरकारी कंपनियों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, वो पैसा पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों को देखा जाता है इस क्रेडिट रेटिंग के अंदर में। ठीक है, अब दोस्तों जब ऐसी एजेंसीज की बात करते हैं जो ये रेटिंग देती हैं, तो भारत में भी यहाँ पर ऐसी 6 एजेंसी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर 2 एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर पहली है दोस्तों यहाँ पर फिच रेटिंग्स, दूसरा यहाँ पे मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, है ना, ये दूसरी है, और तीसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P। तो फिच रेटिंग, मूडीज इन्वेस्टर्स, देन उसके बाद में स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये तीनों के नाम ध्यान रखना। कई बार आपको पता होगा मूडीज इन्वेस्टर ये न्यूज़ में रहता है। ये 3 बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो दुनिया भर के बिजनेस को ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करवाती हैं कि उस देश की यहाँ पर ये उधार चुकाने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल बॉडीज। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया भारत में ऐसी 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 6। और भारत में जो ये 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको मैनेज कौन करता है, इनको रेगुलेट करने का काम सेबी का है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही सेबी हमारे देश के स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है।
स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के साथ साथ इन 6 बॉडीज को भी रेगुलेट करने का काम सेबी का है। और ये 6 बॉडीज कौन सी हैं, जरा नाम पढ़ लो एक बार, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहला है क्राइसिल, दूसरा है ICRA, तीसरा है केयर, चौथा है एस्मेरा, पांचवा है फिच इंडिया और छठा है ब्रिकवर्क रेटिंग्स। ये 6 के 6 नाम ध्यान रखने हैं। कहोगे क्यों ध्यान रखने हैं? ये देखो क्वेश्चन अपने सामने 2022 का यूपीएससी का प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि भारत के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। दूसरा, जो एक रेटिंग एजेंसी है जिसको हम ICRA के नाम से जानते हैं, क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? तीसरा, जो ब्रिकवर्क रेटिंग है, क्या ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो कहोगे यार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ बिल्कुल 2022 में आया है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, क्या भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनको RBI रेगुलेट करता है? नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बताया और थोड़ा डिटेल से बताया कि इसको सेबी रेगुलेट करता है, ना कि RBI रेगुलेट करता है। दैट इज वाई पहला स्टेटमेंट तो हो गया यहाँ पर गलत। दूसरा कि भाई जो रेटिंग एजेंसी है जिसको हम ICRA के नाम से जानते हैं, क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? ये सही बात है, ठीक है। तीसरा, जो ब्रिकवर्क रेटिंग है, क्या ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया भारत की 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्राइसिल, ICRA, केयर, एस्मेरा, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क रेटिंग। तो ब्रिकवर्क रेटिंग यहाँ पे आ गया। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। कहोगे हमें बीच वाला नहीं पता था। तो 2022 में अगर क्वेश्चन ऐसे आया था तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते थे, और एलिमिनेशन मेथड पहला वाला ही अगर स्टेटमेंट पता था तो इससे ही काम हो जाता। कैसे, ज़रा सुनिएगा कि भाई यहाँ पर भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको RBI रेगुलेट करता है, ये गलत है। आपको पता है कि सेबी रेगुलेट करता है। तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो 1 तो इसमें भी है, ऑप्शन ए देखोगे तो C में भी है, D में भी है, तो भाई पहला तो है भी नहीं सही, तो ये तीनों कैंसिल हो जाते हैं, बी वाला सही हो जाता है। समझ रहे हैं? और ऐसी दोस्तों S&P को लेकर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। S&P जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल वाली बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर या S&P 500 की जो हम लोग बात करते हैं, S&P 500 जो है ये आपका बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स है उसको, इसके इंडेक्स को यहाँ पर ये दर्शाता है। ऐसा क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा पुराना यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अगला न्यूज़ आर्टिकल आते हैं। अगला बेसिकली दोस्तों हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इसी एडिटोरियल के आधार पर आपको मिलने वाला है। देखिए रिसेंटली आपको पता है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका यहाँ पे निधन होता है, जिस वजह से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पिछले कुछ समय पर पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आज एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है, और इस एडिटोरियल में यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, आपने इकोनॉमिक्स सुना है, हम आज बात करने वाले हैं मनमोहनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं इनके नाम पर मनमोहनॉमिक्स। अब ये मनमोहनॉमिक्स किस तरीके से वर्क किया है भारत के लिए, भारत को इकोनॉमी के बेसिस पे किस तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है मनमोहन जी ने, वो सब चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। कि आज हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो पाई है, वो कैसे हो पाई है ना, क्या ट्रेड पे एस्पेक्ट रहा है मनमोहन सिंह जी का, वो यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। और ये राइटर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था 2006 से लेकर 2014 तक, उसको यहाँ पे इन्होंने लीड किया था, जिनका नाम है संतोष मेहरोत्रा। तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो एक वाइज लीडरशिप होती है ना, तो एक वाइज लीडरशिप का जो एक लेगेसी बनकर आता है वो किस तरीके से आता है। फिर दोस्तों ये तो आपका एक एडिटोरियल है, जो अगला वाला एडिटोरियल पेज है उस वाले पर भी यहाँ पर एक और एडिटोरियल दिया गया है, और दोनों के दोनों सिमिलर टॉपिक पे प्रेजेंट है। यहाँ पर भी बोला जा रहा है मनमोहन सिंह एन ईजी बॉस विद सम मिस्चीवियस ह्यूमर, उनके बारे में समझाया गया है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ ये दोनों एडिटोरियल क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक आर्टिकल के एस्पेक्ट, कहीं से भी अगर क्वेश्चन बने तो आराम से आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, ये सब तो डिस्कशन हो चुका है। लास्ट में आपको प्लेस भी बताऊंगा, जो आज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है। काफ़ी लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे सर प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में बताइएगा। देखो जो आर्टिकल मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो एडिटोरियल हम कवर करने वाले हैं, इसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों इसी आर्टिकल के आधार पर आपको दिया गया है, क्योंकि एडिटोरियल से ज़्यादातर मेंस के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये डिटेल्स दोस्तों आपके सामने होती है प्रेजेंट रिगार्डिंग मनमोहनॉमिक्स, द इकोनॉमिक विजन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका क्या इकोनॉमिक विजन रहा है, किस तरीके से यहाँ पर देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, चलिए समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन, क्योंकि जब यहाँ पर दोस्तों ये प्रधानमंत्री बनते हैं या बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिशियन बनते हैं, तो पॉलिटिशियन बनने से पहले इकोनॉमी के अंदर में इनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशन मतलब बड़े बड़े यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एग्जाम्स वगैरह वो क्रैक कर चुके हैं, और फॉरेन से यहाँ पर कह सकते हैं इकोनॉमी का इन्होंने एक बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है।
इवन यहाँ पर इकोनॉमी को पढ़ाया है इन्होंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। तो ये सब एक्सपीरियंस था इनका इकोनॉमी का। और जब ये पॉलिटिशियन बने तो इनका जो एक्सपीरियंस था, इनकी जो नॉलेज थी इकोनॉमिक्स के अंदर में, वो देश के प्रति काम आनी शुरू हुई, क्योंकि ये देश के फिनांस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, फिर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन जब सबसे पहले वित्त मंत्री बने थे, फिनांस मिनिस्टर जब बने थे इंडिया के 1991 से लेकर 1996 में, इनका ये टेन्योर कभी नहीं भूला जा सकता। ये टेन्योर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेन्योर है। बाद में यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बनते हैं, 2004 से 14 तक यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं अपने इस पद पर। लेकिन इस समय पर इन्होंने बहुत सारे ट्रांजिशन करे हैं इकोनॉमी के अंदर में, नए रिफॉर्म्स, नए सुधार करे हैं। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो ये विजन था उस चीज़ की तारीफ कर चुके हैं। ठीक है, कई सारी बुक्स यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जो लिखी हैं उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यहाँ पर चर्चा की हुई है। अच्छा, तो पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमारे एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ के बारे में। वो ये बताते हैं इनका लाइफ अचीवमेंट्स क्या था इकोनॉमी के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया के प्रति इकोनॉमी के अंदर में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ये दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब बात करते हैं तो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में इकोनॉमी को लेकर पढ़ाई की। ठीक है, उसके अलावा जो डीफिल है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया 1962 में, और स्टार्टिंग में यहाँ पर फिर ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे लंबे समय तक इन्होंने पढ़ाया, तो इकोनॉमी के बड़े मास्टर यहाँ पर ये बनकर आए, बड़े प्रोफेसर बनकर आए, जिन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया। लेकिन पूरा करियर जैसे जैसे चल रहा था उसी दौरान दोस्तों यहाँ पर इनको एक इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, कहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरह सर्व करने का, कि आरबीआई के गवर्नर की तरह इनको सर्व करना है। और आरबीआई के गवर्नर के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी बने। जब ये आरबीआई गवर्नर बने, प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन बने, तो इन्होंने अपनी स्किल्स को दिखाया वहाँ पे कि भाई जो इन्होंने सीखा इकोनॉमी के अंदर में, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, इनकी स्किल्स दोस्तों यहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल पे थी। फिर वही स्किल्स यहाँ पे देश के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में बहुत सारे चेंजेस लाने का काम करती हैं। मनमोहन सिंह जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में रहा है वो जब ये फिनांस मिनिस्टर थे तब देखने को मिला, स्पेशली 1991 में। तो 1991 बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एक ऐसा पॉइंट बन चुका है कि इंडिया के इकोनॉमी के आधार पे दो एरा डिवाइड कर दिए गए हैं, एक 1991 से पहले का एरा और एक 1991 के बाद का। 1991 से पहले जब समस्याएं देश में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, हमारे पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो केवल कुछ ही दिन का बचा था और हमें लोगों की डिमांड्स, अपने देश की डिमांड्स पूरी करनी थी, हालात काफ़ी ख़राब थे। लेकिन 1991 के अंदर में जो रिफॉर्म्स हुए उसके बाद में दोस्तों आज इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आज हम इकोनॉमी के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि इकोनॉमी को ज़्यादा ओपन किया जाए, जिसको कई बार यहाँ पे हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आते हैं। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्होंने ये देखा कि भारत में ट्रेड बैरियर्स बहुत हैं। भारत व्यापार तो करता है, लेकिन व्यापार में देखो दो प्रकार की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और एक होती है ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी। जो प्रोटेक्शनिस्ट वाली पॉलिसी है, इसमें क्या करा जाता है, वो पर्टिकुलर कंट्री ज़्यादा व्यापार के दरवाजे खोलता नहीं है दूसरे देशों के साथ में, अपने अंदर तक ही सीमित रहता है। अब ज़्यादा व्यापार के दरवाजे खोलोगे नहीं, दूसरे के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, आपको ज़्यादा मार्केट्स नहीं मिलेंगे और दूसरे देशों को आपका मार्केट नहीं मिलेगा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ना ही आप रिलेशंस इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया इसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को ज़्यादा फॉलो करता था। आज भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है, जबकि यहाँ पर हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं, व्यापार में बहुत सारे यहाँ पे रुकावटें आ जाती हैं। तो इसी के अंदर में थोड़ा सा बदलाव किया, और ये जो बदलाव है दोस्तों, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में एलपीजी पॉलिसी के थ्रू किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपने सुना, जिसके तहत दोस्तों हमारे इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ यहाँ पर बढ़े, और यही चीज़ भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। फिर उस समय पर इंडिया के अंदर एक और बड़ा इशू था, वो था लाइसेंस राज। आप लाइसेंस परमिट राज के बारे में सुनते होंगे। ये क्या मामला था, आपको इंडस्ट्री लगवानी है, उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ करता था। आप इतना आसानी से इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, वो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होती है ना। तो यहाँ पर ग्रोथ और इनोवेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। भाई आपको पता है इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, लाइसेंस पे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, है ना, हर चीज़ का, फिर एक्सपायर होगा, फिर दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंसान फिर इस मार्केट में उतरता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट नहीं होता। लेकिन इसको क्या किया गया, जो लाइसेंस राज था इसको खत्म किया गया।
जिसकी वजह से अब बिजनेस करना थोड़ा सा आसान है। जो सिस्टम कॉम्प्लेक्स था वो ईजी हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है, तो इससे ज़्यादा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है एंड अब प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो यहाँ भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो ये सब चीज़ें हमको धीरे धीरे करके नजर आई। ठीक है, तो ये एक और स्टेप हो गया कि लाइसेंस राज खत्म किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इनका प्रधानमंत्री का टेन्योर आया। ये तो तब की बात की जब ये फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने 2004 से लेकर 2014 तक, तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप क्या था, इनका सेकंड टेन्योर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। सेकंड टेन्योर में अगर आप देखोगे मतलब इंडिया ने बहुत सारी जो हाईएस्ट ग्रोथ है उसको अचीव कर रही थी। 8% के आसपास भारत ग्रो कर रहा था। ठीक है, उसके अलावा जो भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है, वो रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी। मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा था, टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। ये इनके सेकंड टेन्योर की बात कर रहा हूँ। लेकिन सेकंड टेन्योर जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, मनमोहन सिंह जी के आने वाले मतलब लास्ट के समय के कुछ साल जो है वो थोड़े से टिपिकल हो गए। क्यों? क्योंकि फिर इनकी सरकार के ऊपर में एलिगेशंस लगने शुरू हुए। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है वो करप्शन का लगता है। इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर में लगता है कि पॉलिसी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये पॉलिसी पैरालिसिस है। फिर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कोalition पॉलिटिक्स के ऊपर में, जो गठबंधन की सरकार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गठबंधन की सरकार के तौर पे ही यहाँ पर वो पूरी सरकार रन कर रही थी, कि भाई कोalition पॉलिटिक्स की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से। ये सब चैलेंजेस की वजह से यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो पूरी लेगेसी बनाई थी उस पर थोड़े दाग लगने शुरू हुए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पे इनका जो इमेज है वो बना रहा, क्योंकि हम जानते हैं इकॉनमी के अंदर में एक फाउंडेशनल चैलेंज या एक बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ पर इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड इनसाइट्स के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राइटर क्या एक्सप्लेन करते हैं कि मनमोहन सिंह जी का जो इकोनॉमिक विजन था, इसको हम कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट और ठोस जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर यहाँ पर ये देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये आने वाले समय पर अगर हम देखें तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डिटेल आपको मिली गई है, PDF वगैरह आपको मिल ही जाएगा। तो पहला यहाँ पे बोला गया है प्लानिंग वर्सेस मार्केट। तो जैसे मैं आपको बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिलीवर थे इकॉनमी को ज़्यादा ओपन करने को लेकर, मार्केट फोर्सेस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन उन्होंने मार्केट को हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं देखा कि भाई मार्केट ही हर चीज़ का उपाय है कि केवल और केवल व्यापार खोल दिया जाए, इकोनॉमी को खोल दिया जाए और ये एक सबसे बड़ा उपाय हो जाएगा, देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगी। ऐसा नहीं होगा। तो प्लानिंग वर्सेस मार्केट, मार्केट पे तो फोकस किया गया, लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट फोकस यहां पर दोस्तों किया है इन्होंने, वो है इनइक्वालिटी एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह जी ने यहां पर ये इस चीज को लेकर वार्निंग दी कि भारत के अंदर में इनइक्वालिटी जो है, असमानताएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। असमानताएं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। भाई भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास में भारत की सबसे ज्यादा संपत्ति है, फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत कम पैसा है, यानी वेल्थ का इनइक्वालिटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, एक देश का तबका ऐसा जिनके पास में बहुत पैसा है, अंधा पैसा है। एक तबका ऐसा जिनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। फिर आते हैं बीच वाले लोग, मिडिल क्लास वाले लोग, जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन फिर वो टैक्स की पॉलिसीज और उन सब चीजों के तले दब जाते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर यह बोला गया कि इनइक्वालिटी को लेकर वार्न किया इन्होंने, और इन्होंने यहां पे बोला कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना होगा, कि भाई ग्रोथ सबकी हो, ऐसा ना हो एक ऐसी कम्युनिटी है जो ग्रो कर रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है। ऐसा ना होकर दोस्तों, अमीर ठीक है, अमीर हो, लेकिन यहाँ पर जो गरीब है स्पेशली वो और ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करे, वो भी यहाँ पर ग्रो करे। हमारा ये होना चाहिए एक मेन पर्पस। तो इसी के आधार पे इन्होंने कोशिश की कि जो वेल्थ किसके पास में एक जगह पे इकट्ठा वेल्थ है, किसी के पास में बहुत कम है, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों ना किया जाए। इसके आधार पे दोस्तों प्यूनिटिव टैक्सेशन का सिस्टम लेकर आया गया और बोला गया कि जो टैक्सेशन है वो लगाया जाए अमीरों के ऊपर में ज़्यादा। अब अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जिससे क्या होगा, सरकार के पास में पैसा आएगा और सरकार यहाँ पे उस पैसे को स्पेंड करेगी देश की ग्रोथ के ऊपर में, है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे यहाँ पर जो दूसरे और भी लोग हैं दोस्तों, जितने यहाँ पर कह सकते हैं पॉवर्टी वाले सेक्शंस में हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लोग हैं, उनको अवसर मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने के लिए, नई नई जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो पाएंगी। फिर जो भी पैसा गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है उस पैसे के आधार पे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ पाएगी। ये इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात आती है ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर में। तो दूसरा जो कोर प्रिंसिपल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, वो क्या रहा है, इसको सुनिएगा। ये मेन प्रिंसिपल है एक्सपोर्ट को लेकर, कि हमें
अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करना होगा। किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट के ऊपर में डिपेंड करती है। जैसे आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना की एक समय पर हालत भारत से भी ज़्यादा बुरी थी। जब देश आज़ाद हुआ इंडिया, चाइना भी यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन में चल रहा था, लेकिन समय के साथ में चाइना ने कुछ ऐसी टेक्निक्स को अपनाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और एक्सपोर्ट्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया कि आज ऐसी स्थिति हो चुकी है चाइना की कि हम यहाँ पे टक्कर अभी के समय पर तो नहीं दे सकते। नो डाउट चाइना इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, बहुत ज़्यादा। और ये डिफ्रेंसिएशन है पॉलिसीज़ का, जहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखा। आज दुनिया भर का मार्केट चाइना के हाथ में है, लेकिन वही एक्सपोर्ट, वही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ऐसी रणनीति को लेकर चलना पड़ेगा जो बेसिकली एक्सपोर्ट के आधार पे चल रही हो, एक्सपोर्ट बेसिस पर यहाँ पे हमें काम करना होगा। ठीक है, तभी हम एक बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर पाएंगे। फिर बात आती है पॉलिसी सेक्टर एंड एंटरप्राइजेस की। मनमोहन सिंह जी का ये मेन पर्पस था कि जो बेसिकली यहाँ पे सरकारी कंपनीज है उनका भी एक अहम रोल आता है भारत की, देश की अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने के ऊपर में। लेकिन कई बार यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनीज के अंदर में वर्क करने को लेकर बहुत सारी इनफिशियंसीज होती हैं। वो कंपनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही होती है। इन कंपनी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। कई बार पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर कर रही होती है, तो कंपनी का वर्किंग प्रोसेस बहुत बेकार हो चुका है। तो हमें यहाँ पे रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है ताकि कंपनी को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जा सके। फिर लास्ट में जो 5वां मेजर प्रिंसिपल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मेंशन किया है वो है एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान में रखिएगा। ये बिलीवर थे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर में, कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है एक इंसान के स्किल्स के ऊपर क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, है ना। आपसे हर चीज़ छीन जाएगी, लेकिन आपके पास में जो टैलेंट है वो कभी नहीं छिनेगा। तो वो सभी लोग यहाँ पर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम अपने देश में एजुकेशन के ऊपर एक स्पेशल फोकस रखें, अच्छा हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड करवाएं, कोई बीमार है तो उसको एक अच्छा हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल जाए, वुमेन लिटरेसी को प्रमोट किया जाए, है ना, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया जाए, तो ताकि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी देश की इकोनॉमी के प्रति बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो हमें ह्यूमन पोटेंशियल पे काम करना होगा, और ह्यूमन पोटेंशियल पे ज़्यादा जोर दिया करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वो यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कोर प्रिंसिपल्स की जब बात आती है तो इन कोर प्रिंसिपल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इकोनॉमी के अंदर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन हुआ है कि भाई इकोनॉमी खोल दी गई, जिससे बाहर से बहुत सारा व्यापार हुआ, FDI आना शुरू हुआ, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस यहाँ पर क्या है, इनके लीडरशिप के समय पर जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अचीव किया, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर उतना ज़्यादा हमारा जो एक दबदबा है वो नहीं हो पाया था, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस फिर भी गड़बड़ा गए थे। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि करप्शन के चार्जेस लगे बाद में, जिसकी वजह से सरकार ही पलट गई, आपको पता है 2014 में। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज भी हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, समझ गए। फिर उसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये समरी के तौर पे आपका जो डेटा है वो मेंशन किया गया है। दोनों के दोनों एडिटोरियल आपके समाप्त हो गए विद प्रॉपर डिटेल्स, और एक अच्छा नोट भी तैयार हो गया। अब ये नोट कैसे हेल्प करेगा, जब आप एक अच्छा मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे, तो मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसको अटेम्प्ट करना है आप सभी लोगों को। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का इनका जो टेन्योर था एज अ फिनांस मिनिस्टर 1991 से लेकर 1996 के बीच में, इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमने देखा इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसीज़ में। भारत की इकोनॉमी पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ। तो क्या बदलाव हुआ, क्या क्या की रिफॉर्म्स, क्या क्या सुधार करे गए थे, क्या क्या सुधार इस पर्टिकुलर पीरियड में इंट्रोड्यूस करे गए थे, वो समझाना है। और उन सुधारों का एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में, वो समझाना है। 250 शब्दों में लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यह है, वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल, जो कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 के में, इस कार्यकाल ने भारत की आर्थिक नीति में एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया। इस अवधि के दौरान शुरू किए गए प्रमुख सुधारों और भारत के आर्थिक विकास पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा सा आंसर लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब लिखना कैसे है, सबसे पहले जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा। आप इंट्रोडक्शन में हेडिंग मत लिखना इंट्रोडक्शन, बस खाली थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस करना उसके अंदर में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में रोल था क्या। 2 से 4 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे मार्केट लिबरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर बताना। फिर 1991 में की रिफॉर्म्स लिए किया गया, इकोनॉमी को ज़्यादा ओपन किया गया।
है ना। फिस्कल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया गया कि देश में हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, इंपोर्ट कम करना होगा। ट्रेड पॉलिसी पे फोकस किया, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर कह सकते हैं जो लाइसेंस राज था इसको डिसमेंटल किया। तो ये की रिफॉर्म्स ये हो गए। इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़े फिर वो बता सकते हैं कि कैसे ये जो सुधार किए गए थे इससे भारत के रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, 8% एनुअली ग्रो कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पॉवर्टी कम हुई, कैसे आईटी और सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ, देश में एफडीआई आना शुरू हुआ, ये इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़े। फिर लास्ट में कंक्लूजन में थोड़ा सा मेंशन कर देना, इसको थोड़ा सा समराइज कर देना कि हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरीके से फायदेमंद रहे देश की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को सुधारने में। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि 250 शब्दों में ये लिखना है, तो इतना तो डेटा मैं आपको दे ही चुका हूँ। ये हेडिंग्स लिख के आराम से दोस्तों यहाँ पर अपने आप के आंसर को लिख सकते हैं। जब आप आंसर लिख देंगे तो इसको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये पेड पीडीएफ है जो आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके पा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक प्लेस इन न्यूज़ दिया गया था, आपको मैप में देखने को बोला था मैंने ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को। तो ट्रिनिडेड और टोबैगो जो मैप में देखना है दोस्तों, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जस्ट ऊपर आपको देश देखने को मिल जाएगा। ये है, ये आपका वेनेजुएला है, कोलंबिया है, गुयाना है, ब्राज़ील है ना। पनामा भी हाल ही में चर्चाओं में था। ये आपका कैरेबियन सी है, ये सब देश कैरेबियन नेशंस कहलाते हैं। तो ये वेनेजुएला के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा छोटा सा एक देश जिसका नाम है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। और ये जो देश है इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है कुछ हिंसा की वजह से, जिस वजह से यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर कंट्री न्यूज़ में बना हुआ है। अब इस कंट्री के कुछ पॉलिटिकल फीचर्स हैं। पॉलिटिकल फीचर्स में सबसे पहली बात दोस्तों आपको यहाँ पर क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात पता ये होनी चाहिए ये आइलैंड कंट्री है। ठीक है, अब ये जो आइलैंड कंट्री है ये अटलांटिक ओशन के अंदर में प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, ऊपर ओशन दिख रहा है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ट्रिनिडेड और टोबैगो जो देश है इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले ये आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है ना। जस्ट उसके पास में ही आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला, इसके नीचे एक देश है, और गुयाना दूसरा देश आपको देखने को मिलेगा। गुयाना हाल ही में चर्चा में था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना गए थे और स्पेशली कैरिकॉम की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। कैरिकॉम एक ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर इन देशों का जो कैरिबियन नेशंस में है, और ट्रिनिडेड और टोबैगो भी कैरिकॉम का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। इस देश के कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं। जोग्राफिकल फीचर्स में माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, जो इसका नदर्न रेंज है, या फिर कह सकते हैं एंडीज माउंटेन जो वेनेजुएला के अंदर में प्रेजेंट है कोस्टल रीजन में, तो उसी के माउंटेन रेंज यहाँ तक जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो माउंट अरिपो नाम की जगह है, एक सबसे ऊंची चोटी है इस पर्टिकुलर कंट्री में। और झील की बात करेंगे तो पिच नाम की एक झील है ट्रिनिडेड में, और मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रेजर्वायर है एसफॉल्ट का। तो एसफॉल्ट का सबसे बड़ा नेचुरल रेजर्वायर यहाँ पर ये पिच है, और यही झील कहाँ पर है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के अंदर में। और इस पर्टिकुलर कंट्री में कुछ मेजर नदियां हैं, 2 नदियां हैं। सबसे पहली है ऑल्टोइर और दूसरी है केरोनी। तो इन दोनों नदियों के बारे में ध्यान रखना क्योंकि ये पर्टिकुलर देश भी चर्चाओं में है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर बेसिक तरीके से आपका पूरा का पूरा प्लेस इन न्यूज़ का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे आते हैं और इसी के साथ में करते हैं अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।